नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में बैलेट से चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं ने एक नया फॉर्मूला कार्यकर्ताओं के बीच रखा था, जिसके अप्लाई होने पर ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव होने की दलील दी गई। पूर्व सीएम और राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से 384 से ज्यादा नामांकन भरने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील बेअसर नजर आई। तो ईवीएम पर सवाल उठाते हुए राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा था कि अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए तो ईवीएम कम पड़ जाएंगी और चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाना होगा। बैलेट से चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। ऐसे में कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा नामांकन दाखिल करें। कार्यकर्ताओं पर भूपेश बघेल की अपील का असर देखने को नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजनांदगांव सीट पर नामांकन का आंकड़ा दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। हालांकि 200 से ज्यादा नामांकन पत्र बिके जरूर, लेकिन नामांकन दाखिल नहीं हो पाए। 384 नामांकन दाखिल नहीं होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि पहले जनता कांग्रेस के साथ नहीं थी और अब कार्यकर्ताओं ने भी साथ छोड़ दिया है, इसीलिए हार निश्चित है। भूपेश बघेल जी ने ईवीएम पर अविश्वास व्यक्त किया था, क्वेश्चन मार्क लगाया था और अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजनांदगांव में कहा था कि 384 फॉर्म भरे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें ठुकरा दिया। सिर्फ 23 या 24 फॉर्म ही जमा हुए हैं। अब तो कांग्रेस का रिजल्ट राजनांदगांव से सामने है कि भूपेश बघेल हार रहे हैं। पहले जनता ने ठुकरा दिया था, अब कार्यकर्ताओं ने ठुकरा दिया। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान जी हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। वहां दिल्ली में चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली थी कि 384 से ज्यादा नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो चुनाव कराना कहीं चुनौतीपूर्ण ना हो जाए, लेकिन राजनांदगांव में तो कुल 23 नॉमिनेशन हुए हैं। क्या वजह रही है? क्या कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी भूपेश बघेल की? देखिए मनु जी, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ, जब चुनाव का नतीजा है उससे पहले, चाहे आपके इतना बड़ा मीडिया हाउस है, तो प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, आपका मीडिया हाउस हो, तमाम मीडिया हाउसेज हो या जनता हो, सबको भरोसा था कि कांग्रेस सरकार फिर से बनी। मगर जब नतीजा आए तो जनता में भी एक संशय पैदा हुआ कि भाई हमने जो वोट दिया कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। तो जनता ने भूपेश बघेल जी के सामने अपने संशय को रखा कि हमने तो भाई वोट आपको दिया था, कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो सरकार कैसे नहीं बनी। तो उन्होंने जब संशय रखा तो फिर भूपेश बघेल जी ने एक सुझाव बताया कि चुनाव आयोग का एक ये रूल है, एक नियम है कि जिसके तहत अगर 384 ज्यादा अगर प्रत्याशी आते हैं तो बैलेट पेपर चुनाव होगा। तो उन्होंने एक सुझाव रखा था। देखिए, जहां तक अपील की बात है वो अलग बात होती है। अगर अपील भूपेश बघेल जी कर देते ना तो हो सकता है एक लोकसभा पे 3000 4000 प्रत्याशी खड़े हो जाते। अपील नहीं, उन्होंने यही बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन भरिए। देखिए, वहीं पे बता रहा हूं मनु जी, उन्होंने बोला अगर आप चाहते हैं तो भर दीजिए। उन्होंने ये थोड़ी ना अपील की मैं बोल रहा हूं तभी भरिए, मैं हूं आपके साथ, वो होती है अपील। उन्होंने बोला आपको संशय है तो भर दीजिए, नहीं तो अगर नहीं है तो मत भरिए। उन्होंने एक सुझाव रखा था। इसलिए देखिए, इसलिए मतलब बीजेपी में घबराहट उसी समय हो गई थी जब भूपेश बघेल सिर्फ एक सुझाव रखा था। 200 से ज्यादा नामांकन पत्र बिके क्यों हैं? तो सोच लीजिए, 200 से ज्यादा नामांकन पत्र क्यों बिके हैं? देखिए
आप, मैंने मनु जी वही बोल रहा हूँ, आपका मीडिया हाउस बहुत बड़ा मीडिया, आप जाके उन लोगों से पूछिए, एक आम जनता ने खरीदा था। अगर ये लोकतांत्रिक देश है, हर कोई नामांकन पर खरीद सकता है, भर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे राजनीतिक दल के बैनर तले हो, चाहे निर्दलीय हो। तो ये तो वो लोग हैं जो आम जनता है, जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो बता पाएंगे। तो ये तो आम जनता ने किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये डरते क्यों है, जब भी बैलेट का नाम आता है डरते क्यों? अरे इन्हीं के, देखिए, देश में सबसे पहले व्यक्ति जिसने सवाल खड़ा किया था वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिसने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया था। सबसे पहले व्यक्ति देश के लाल कृष्ण आडवाणी। नरसिम्हा, इनके जीएल नरसिम्हा ने तो किताब लिख दी थी कि डेमोक्रेसी एड्रेस और ईवीएम के ऊपर तमाम चीज किताब लिख दी, 2009-10 की किताब, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इनके तो सब चीजें दिखती है कि भाई आपको सत्ता में आने के लिए आपने हो हल्ला किया, पता नहीं अब उस ईवीएम में क्या सही लग रहा है या कर पा रहे हैं कि अब ईवीएम को प्यारी लग रही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपील नहीं थी, वो एक सुझाव था। अच्छा, ठीक है। के.एस. चौहान जी, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही साथ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ सुझाव दिया था, कोई ऐसा नहीं बोल दिया था कि जाइए आप नॉमिनेशन भर के आइए। के.एस. चौहान जी। मनु जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता को ये याद दिला देना चाहता हूं, और शायद उनको पता है कि नहीं पता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम सभी को पता है कि पाटन ब्लॉक स्तर जो है, पाटन ब्लॉक कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव पारित किया है ब्लॉक कमेटी से कि हम 380 लोगों को उतारेंगे, और पाटन किसका क्षेत्र है ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको संशय है, अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय है, इसका संशय कराना है, इसका मतलब आपको हमारे भारत के संविधान पे संशय हो रहा है, आपके हमारे भारत के सिस्टम पे संशय हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव क्या बैलेट पेपर के दम पे ये जीते थे? क्या अभी जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना जो जीते हैं, क्या उसमें बैलेट पेपर आया था? क्या जब और ईवीएम मशीन जब चुनाव हुआ था तो वो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था कि कांग्रेस ने करवाया था? ये आप मेरे को बताएं। दूसरी बात, इस बात पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जो कि सभी निराधार हो चुकी हैं, लेकिन इनके पास क्या मुद्दा है? इनके पास बोलने के लायक क्या है कि हम अपनी गलतियों से जीत रहे हैं, अपनी गलतियों से हार रहे हैं? ये क्या ये बोलेंगे कि हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये अपनी गलतियों से हार रहे हैं और ठीकरा फोड़ देते हैं ईवीएम पर। इस वजह से ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़े जा रहे हैं, और इनको ये पता है कि चुनाव लड़ने से पहले हम हार चुके हैं चुनाव। इस वजह से इन्होंने बोला कि 375 380 लोग करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस के पास 380 भी ऐसे लोग नहीं है जो 12,000 रुपया वहां पर जमा कर सके? क्या ये ऐसे लोग भी नहीं है? क्या कांग्रेस के पास उसके जो एक प्रत्याशी होता है उसके साथ दो उसके जमानतदार होते हैं? क्या उनके पास 1200 लोग भी नहीं है? के.एस. चौहान जी, अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होगा भी तो वो किसके वोट काटेगा? वो भूपेश बघेल जी के ही वोट काटेगा। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं मनु जी, आप ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बोला है, ये तो कांग्रेस ने बोला है ना, तो करके देख लें। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ आप राजनांदगांव में क्यों राजनांदगांव में क्यों 11 सीटों में नहीं बोल रहे हैं आप, और क्यों पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, ये फॉर्मूला तो सबके लिए सुझाया था, ये फॉर्मूला भूपेश बघेल ने सबके लिए सुझाया था, लेकिन उन्होंने कहा था शुरुआत राजनांदगांव से करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, शुरुआत आप जब नांदगांव से करना चाहते हैं तो क्या आपके पास 375 भी कार्यकर्ता नहीं है? सिर्फ 40 लाख रुपए लगता है 375 लोगों को नामांकन भरने के लिए, 40 लाख रुपए का खर्चा है टोटल। तो क्या आपके पास उन लोग भी नहीं है? 1200 टोटल लोग लगते हैं, 1200। ठीक है, ठीक है के.एस. चौहान जी, ठीक है। सत्यप्रकाश जी जवाब देना चाह रहे हैं, वो छोटा सा जवाब दे दे, फिर गंगेश जी मैं आपको भी मैं छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए मनु जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि के.एस. चौहान जी बोल रहे हैं कि इनके पास क्या पैसे नहीं है। ये चौहान जी को शायद मालूम है कि भाई हम लोग गरीब जिन लोग हैं, गरीब पार्टी है, हम जमीन से जुड़े लोग का काम करते हैं और आम जनता की आवाज उठाते हैं।
देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला स्कीम हमारे पास था नहीं, वो 10 साल में आपने सिखाया है कि ऐसे भ्रष्टाचार होता है। ये हमको मालूम चला। ईडीआईजी का डर दिखा के कैसे पैसा वसूली की जाती है, वसूली के कार्यक्रम कैसे चलाया, तो हमारे पास नहीं था वो दिमाग। हम क्या आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, आम जनता के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हम आम जनता के लिए लड़ते रहेंगे सड़कों पे। आप धन बल प्रयोग करते रहिए, आप हफ्ता वसूली लेते रहिए, मगर हम आम जनता के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये बोलो, इनके ईवीएम से डर का इनके नतीजे में एक चीज होती है, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो का सवाल करते थे, और इनके अभी भी मैं उस दिन आपकी डिबेट में कहा था कि 4 अधिकारी ऐसे क्यों भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बैठे हुए हैं जो बीजेपी से इनका संबंध है। तो ये तो एक moneylife.in जो एक वेबसाइट है, जो फाइनेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उसने छापा है कि 4 ऐसे अधिकारी हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बैठे हुए हैं। तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठे, ये बताइए ना। और चुनाव आयोग पिछले 10 महीने से हमको समय नहीं दे रहा विपक्षी नेताओं को, तो जो चुनाव आयोग हो या ईवीएम पे सवाल क्यों ना खड़े हो। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद को डर है कि अगर बैलेट में आ गया तो भाई सब चीज खुल जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि मोदी लहर है तो बैलेट में भी दिखेगा, क्या डर है आपको, करा लीजिए। 2018 में बैलेट पेपर से हुआ था क्या चुनाव? 2018 में क्या आप लोग 2018 में जब राजस्थान मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में चुनाव जीतने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैलेट पेपर से जीते थे? अभी भी बैलेट के आपने हर चुनाव का बैलेट पेपर से जीता है। 2019 जहाँ पर भी बैलेट पेपर से हुआ है वहाँ हर जगह क्या भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये बता दीजिए आप मेरे को। आप पिता होना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी। ओके चौहान जी, अब 1 मिनट रुक जाइए, गंगेश द्विवेदी जी को शामिल कर लेते हैं। गंगेश द्विवेदी जी, क्या वजह रही है कि भूपेश बघेल के सुझाव, मैं सत्यप्रकाश जी के शब्दों में बोलती हूं, सुझाव का असर नहीं दिखा कार्यकर्ताओं के बीच में कि सिर्फ 23 नॉमिनेशन भरे गए हैं, बिके तो 200 से ज्यादा है नामांकन पत्र। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले यही बहस हुई थी जब दिग्विजय सिंह एमपी से इस बात की अपील किए थे। हाँ। उस डिबेट में आपके चैनल में शामिल हुआ था और मैंने कहा था कि पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये स्थानीय स्तर पर इनका स्टैंड हो सकता है, दोनों नेताओं का, दोनों दिग्गज नेता है, दो बड़े नेता है। पार्टी का अगर ये स्टैंड होता कि अगर पार्टी को आशंका होती कि ईवीएम से चुनाव कराने में चुनाव प्रभावित हो सकता है तो पार्टी प्रत्याशी चयन के पहले इसका दबाव बनाना शुरू करती चुनाव आयोग के ऊपर। न देखिए ईवीएम पे ऑब्जेक्शन हर दूसरी तीसरी पार्टी लगाती रहती है, जब हार का ठीकरा फोड़ना रहता है तो सामान्य तौर पे ईवीएम आज एक माध्यम बनता है। यहाँ भी पिछली बार जब 68 सीट से कांग्रेस की बंपर बहुमत से जब कांग्रेस की सीट आई थी उस समय भाजपा के भी कुछ लोगों ने इस तरह का आरोप किया, सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोगों ने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आंतरिक बैठक में इस चीज को स्वीकार किया कि उनके कार्यकर्ता नाराज थे और उन्होंने सुधारा उसको, तो उनकी सरकार आज वापस छत्तीसगढ़ में आ गई है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। और अगर ये सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि ये उनका सुझाव था, इसका मतलब ये है कि भूपेश बघेल जी को भी ये बात मन में रही होगी कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ईवीएम को उनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता तो खुद ही चाहते तो पाटन से 350 लोगों को 385 लोग फॉर्म भरवा सकते थे। जो सत्यप्रकाश बोल रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अगर उनका अविश्वास रहता पूरी तरह से ईवीएम में, क्योंकि उसी ईवीएम से उनका बम्पर बहुमत आया था, 68 सीटों पर जीत के आए थे भूपेश बघेल जी, और लगातार जो जीत हुई 71 सीट रही पिछले विधानसभा में। पिछले 5 साल में जितने भी उपचुनाव हुए वो भी कांग्रेस जीत के आई, तो कुल उनकी 71 सीटें हो गई थी, इसी ईवीएम के चुनाव से हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई इसमें स्टैंड रहा हो क्लियर। हाँ, ये तात्कालिक रूप से ये जरूर है कि इसने मुद्दों से ध्यान हटाया, एक लंबे समय तक चर्चा का विषय बना, इस पर लगातार डिबेट होते रहे, लेकिन कुल मिला के रहा ये कि और जिन लोगों ने फॉर्म खरीदा, जो 200 लोग अगर फॉर्म खरीद भी लिए कांग्रेस के, तो उन लोगों ने भरा नहीं। तो मुझे लगता है कोई बहुत उनको ऐसा प्रेशर भी नहीं रहा होगा, उन्होंने भी सोचा होगा, उनको भी नहीं लगा होगा कि ईवीएम में इतना ज्यादा खराबी होगी। यही तो सवाल है ना कि भूपेश बघेल की बात को इतने हल्के में क्यों लिया गया। 2023 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी हार गई, और अब जब वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप नॉमिनेशन भरिए ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो और कांग्रेस जीत जाए, तो फिर उनकी बात का क्यों नहीं असर हो रहा है? देखिए, इसमें मैं वही कह सकता हूं कि देखिए ये एक्चुअल उन्होंने सुझाव दिया, लेकिन वो खुद भी श्योर नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। अगर वो श्योर होते तो अपने लोगों को, जो उनके जो खुद के करीबी लोग हैं, उनके पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनसे भरवा सकते थे, या उनके जो और भी समर्थक हैं लोकसभा क्षेत्र में वो लोग भर सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि न पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पर भरोसा था और न ही पाटन उनके अपने क्षेत्र के लोगों को।
और खुद भूपेश बघेल को भी मुझे लगता है कि अब जब अगर सुझाव था ये, तो बिल्कुल उनको भी भरोसा नहीं था कि ये सच्चाई होगी, अगर शिकायत उनके पास आई होगी, जैसे भी सत्य प्रकाश बोल रहे हैं। तो ये कुल मिला के पॉलिटिकल स्टंट जैसा ही बन के रह गया, कोई स्टैंड नहीं हुआ उसमें, कुल मिला के तत्काल चर्चा का बस विषय बना, सारे चैनलों में इससे लगातार चर्चा हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। सच्चाई ये है, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस फिर एकजुट नहीं है। अगर भूपेश बघेल ने कोई फॉर्मूला सुझाया है तो क्यों नहीं पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक साथ उठकर कहती है कि हाँ यही फॉर्मूला है और सभी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करे, एक नहीं सारी सीटों पर हम 300 से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल करवाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर होना चाहिए था। अगर ये सुझाव भूपेश बघेल जी की तरफ से आया था तो बड़े से पैमाने में 11.5 सीटों में ये इस तरह से कम 384 के आंकड़े नहीं पहुंच पाते, कम से कम 100, 200, 300 के आंकड़े भी पहुंचते तो भी एक बात होती कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात को सुना, कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लिया और भरा है। और एमपी में भी वही हाल है। एमपी में दिग्विजय सिंह 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ। उन्होंने वहां अपील की थी, वहां से मुझे लगता है कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया कि पार्टी की तरफ से। इसका मतलब कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से पार्टी कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया। यही तो सवाल है ना सत्य प्रकाश जी, क्या आप लोकसभा चुनाव 2024 को सीरियस नहीं ले रहे हैं, या तो फिर आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, फॉर्मूला सुझाते हैं, गंभीरता दिखाते नहीं हैं? बोला कि भूपेश बघेल जी सुझाव दिया, देखिए अपील करते ना तो हो सकता है 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 भी एक लोकसभा सीट पर प्रत्याशी खड़े हो जाते। अपील नहीं, उन्होंने सिर्फ लोगों के संशय को दूर करने के लिए एक सुझाव दिया था। आपका ये तर्क ना मुझे हजम नहीं हो रहा है। मनु जी वही बोलो ना। नहीं मनु जी वही बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता हम वैसे, हमारी पार्टी वैसे कार्यकर्ता को अपमान नहीं करते। देखिए इनका 2018 का चुनाव याद करिए, अभी गंगेश जी ने बताया, इन्होंने तो अपशब्द तक बोला था धर्मलाल कौशिक प्रदेश नहीं। तो अगर भूपेश बघेल ने ये फॉर्मूला सुझाया था तो पूरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस एक साथ क्यों नहीं आ गई? जो भूपेश बघेल जो फॉर्मूला सुझा रहे हैं इस पर ही काम करना है। अब चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने हैं। एक मिनट मनु जी, चुनाव आयोग अगर सुन ही लेता ना तो बैलेट पेपर से ऐसे हो जाता है। हम तो 10 महीने से समय मांग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे? उस पर आप सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं कि चुनाव एक समय क्यों नहीं दे रहे? आप उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करें कि लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले व्यक्ति थे और आज बीजेपी को क्यों ऐसा अच्छा प्यारा लग रहा है? नहीं, अगर आपने उसका काउंटर भूपेश बघेल ने ढूंढ ही लिया था कि चलिए चुनाव आयोग हमें समय नहीं दे रहा है, उसका काउंटर आपने खोज ही लिया था भूपेश बघेल ने, तो क्यों नहीं पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक साथ आई कि हाँ ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा सकते हैं, चाहे चुनाव आयोग सुने ना सुने? जो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए अगर ये होता, अपील होती है तो ये सभी कल लोकसभा पे सीटों पे 5-5, 10,000 के प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा बात है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता में कौन बैठा है। अगर विपक्ष के कुछ 50 भी नहीं हुए हैं। राजनांदगांव में महज 23, बैठी है उसका फर्ज बनता है कि संशय महासमुंद में महज 19, कांकेर में महज 10, समय देता तो हो जाता साहब। 50 भी नहीं हो सकते। मनु जी बोल रहा हूँ, मनु जी एक मिनट बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सवाल कीजिए ना चौहान जी से कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सवाल क्यों खड़ा किया था, जीवन नरसिम्हा ने किताब क्यों लिखा था, तो अब ईवीएम क्यों आपको ऐसे दुश्मनी लगती थी और आज ईवीएम में क्या ऐसा खास बात लग रहा है जो आप ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहते? और 2018 का चुनाव याद दिलाया तो जब हम तीनों राज्यों में चुनाव जीते भी थे तो 2018 में आप कुर्सी छोड़ देते, फिर आप 2018 में भी तो ईवीएम से ही हुआ था ना चुनाव। 2018 में आप कुर्सी छोड़ देते कि नहीं हम तो गलत तरीके से जीते हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। मनु जी एक मिनट, देखिए देश की आजादी जब हो रही थी ना तब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी जी ने, उनको भी मालूम था धन बल उस समय की तकनीक अंग्रेजों के पास बहुत है, तो वॉक ओवर नहीं दिया था, मगर अहिंसक रास्ते से चलते हुए महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई थी। वही आज हम कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, जब आपको ये ऐसा विचित्र फॉर्मूला मिल ही गया था कि 300 से ज्यादा नामांकन भरवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो इसमें तो कम से कम एकजुटता दिखाते साहब। यही तो बोल रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ? अरे मनु जी वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग की समय दे दे तो बात ही खत्म हो जाए ना। चुनाव आयोग क्यों नहीं समय दे रहा है? बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है कि चुनाव आयोग को समय देने के लिए? बीजेपी सरकार में उसका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि विपक्ष को अगर संशय उसको दूर करे, तो क्यों नहीं दूर कर रही है? क्यों के.एस. चौहान जी, क्यों आप विपक्ष का संशय दूर नहीं कर रहे हैं? मनु जी साफ तौर पे सभी को इन्विटेशन दिया गया कि जिसको भी अगर मान लीजिए कि ईवीएम की प्रक्रिया पे कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई शक है तो आप आइए, जिस तरीके की आपको अगर जांच पड़ताल करनी है तो आप आइए और करिए। उस समय आप क्या हो गया था, 4 दिन तक खुला हुआ था, आप आइए और जांच करिए। क्यों नहीं जांच करने गए? क्योंकि इनको ये विश्वास ही नहीं है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब
एक लाइन में आपको ये बता रहा हूं कि भूपेश बघेल ने क्यों बोला, ये इसका सार क्या है ये मैं बता रहा हूं। पहले कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती थी, लेकिन आज हारने के पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रही है, क्योंकि इनको अपनी हार निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है और ये पहले से अपना बचाव करके चलना चाहते हैं कि हम तो बोल रहे थे अगर मान लीजिए 380 लोग वहां पर भर देते तो आज कोई परिणाम अलग होते, और इनको भी मालूम है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं करेंगे। अरे इनको खुद के ऊपर अपना भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या होगा और कार्यकर्ताओं को उसके लीडर के ऊपर क्या होगा। और ये लीडर है भी नहीं, क्योंकि अगर कोई लीडर होता है, लीडर और जनप्रतिनिधि में अंतर रहता है। जब वो पोस्ट में थे तब तो उन लोग के बारे में सुना जाता था, लेकिन जैसे पोस्ट में गिर गया तो एक लीडर को कोई सुनाता नहीं है। जो हर बार उड़ाए जा रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं इनके कार्यकर्ता कहां पर इनका विरोध नहीं कर रहे, धज्जियां उड़ गई है। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री की इतनी धज्जियां, इतनी बेइज्जती और कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं देखने को मिली है जो भूपेश बघेल की देखने को मिली है, क्योंकि भूपेश बघेल ने लीडर नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है और उन्होंने टाइप का कार्य किया कि आज का उसके सत्यप्रकाश जी निजी टिप्पणी नहीं करेंगे आप, निजी टिप्पणी नहीं, किसी पे भी नहीं, निजी टिप्पणी मैं अलाउ नहीं करूंगी, ना किसी के नाम को लेकर नहीं। कि पोस्ट पे बैठ के ये जो बोल रहे हैं, तो पोस्ट पे बैठ के सत्ता में बैठने के बाद ये जनता को भूल चुके हैं। ये 3 महीने की पहली एक भारत देश की एक सरकार होगी जो 3 महीने में इतना लोग इनसे प्रताड़ित हो चुके हैं कि भाई आपने जो बोला काम एक नहीं हो रहा है, गर्मी की बिजली चल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, तो ये दिख रहा है। आपने 16-17 बोल के 14-15 दे दिया, आपने महिलाओं को ठग के 3 महीने का दिए, आज तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे 400 कार्यकर्ता तुम्हारे साथ नहीं है, हर आदमी छोड़ के आना चाहता है। अच्छा, अब दोनों को रुकना होगा, मुझे लास्ट कमेंट गंगेश जी से लेना है, मेरे पास वक्त की कमी है। गंगेश जी, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिखर गई है? चरणदास महंत एक बयान देते हैं तो सारी कांग्रेस किनारा कर लेती है, भूपेश बघेल कोई फॉर्मूला सुझाते हैं तो कोई साथ खड़ा नहीं होता। निश्चित तौर पर देखिए, ये इतने बड़े नेता हैं इन लोग दोनों ही, चरणदास महंत भी, भूपेश बघेल भी। भूपेश बघेल जी 5 साल तक पीसीसी चीफ रहे, यानी प्रदेश कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता सब उनसे 5 साल तक अटैच रहे, उनके साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और 68 सीट से जीत कर आए थे। उसके बाद 5 साल ही मुख्यमंत्री रहे, यानी 10 साल तक लगातार उनका प्रभाव कांग्रेस के कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद के जो परिणाम आए हैं और अभी जो स्थिति है और वो प्रत्यक्ष है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का रिएक्शन आया है वो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर आपस में ही एक चुनाव, इस हार का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि आपस का कांग्रेस में सब कुछ सही तो नहीं है, फिलहाल यही दिख रहा है। मेरे पास इतना ही वक्त था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रोज इस तरह हर रोज नए मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।